प्रेषित का ये पराक्रम विशेषांक। अब 1 घंटे आराम से जी न्यूज देखिए, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं। बर्बर चीन से हिंदुस्तान के बदले की ये पूरी कहानी, प्रतिकार का बदला, प्रतिशोध का बदला किस तरह से लिया गया, किस तरह से भारतीय सेना के वीरों ने चीन को सबक सिखाया है, एक एक डिटेल बारीकी के साथ आप तक पहुंचा रहा है। मतलब देखिए अब आज क्या होने जा रहा है, आज का जो देशहित है वो इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि अब से पहले आपने कई तरह की कहानियां सुनी होंगी, बहुत चीजें सुनी होंगी कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाया था डीएनए में रात 9 बजे, ये सबसे पहले न्यूज ब्रेक करी थी जी न्यूज ने कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये बताया। उसके बाद आपने सुना होगा कि हमने शुरुआत में खबर आई कि हमने 20 के करीब चीन के सैनिकों को मारा, फिर वो नंबर बढ़ा, फिर पता लगा कि हमने 43 के करीब सैनिकों को मारा, फिर अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आई जो आपने भी सुनी होगी कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन हमारे कुछ जवानों को बंधक बना लिया गया, हमारे कुछ जवानों को छोड़ा गया, हमारे जवानों की गलती थी, हमारे जवानों ने हथियार नहीं चलाया, हमारे जवान कमजोर साबित हुए, कई तरह के सवाल उठाए गए। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसका पूर्ण सत्य है। नोट कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई आपसे पूछे, आपके पास ये तमाम चीजें होनी चाहिए। जी न्यूज भारत के पराक्रम की, गलवान में भारत के पराक्रम की 10 बड़ी बातें, पूर्ण सत्य अब हम आपको बता सकते हैं, वो भी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 15 जून को कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में जांच के लिए जाते हैं। जांच के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि 6 जून को कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसमें कुछ बातें तय होती हैं, उन्हीं का जायजा लेने के लिए वो जाते हैं, जांच के लिए जाते हैं। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे संतोष बाबू, वो वहां पर गए थे चीनी, पहले तो हालात का जायजा लेने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहां पर चीन की सेना ने वादा खिलाफी की थी और जो वादा किया था कि स्ट्रक्चर को हटा दिया जाएगा, वो स्ट्रक्चर को नहीं हटाया। जवाब में भारतीय सैनिकों ने उस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो पहला स्ट्रक्चर तोड़ा गया बिहार रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा और फिर वो आगे बढ़े। मतलब आप समझ गए हुआ क्या? फेज वाइज समझिए इसको बहुत ध्यान से, जो भी आदित्य ने आपको समझाया। पहला स्ट्रक्चर तोड़कर बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू आगे बढ़े, पहला तोड़ दिया। फिर भारतीय सेना की 16वीं बिहार रेजिमेंट पर चीन के सैनिकों ने हमला कर दिया, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर तोड़ दिया। चीनी सैनिकों ने कर्नल शहीद संतोष बाबू पर धोखे से हमला किया। बिहार रेजिमेंट के जवानों को कर्नल संतोष की शहादत की खबर मिली। मतलब आप सोचिए, जो हम लगातार कह रहे हैं, किसी भी पलटन के लिए कमांडिंग ऑफिसर पिता के समान होता है, उनका मारे जाना, पूरी पलटन आग बबूला हो गई। संतोष बाबू की शहादत की खबर मिली, और जब पलटन को शहादत की खबर मिली, जोश और एक तरफ वो गुस्सा, और इन गुस्साए निहत्थे भारतीय सैनिकों ने, ध्यान से सुनिए एक एक वर्ड को, गुस्से में थे और निहत्थे थे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सैनिकों ने 45 से 50, चीनी सैनिक कहते हैं लेकिन यहां पर कहना चाहिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, क्योंकि देश की सेना होती है तो वो पूरे देश की सेना होती है, लेकिन जब पीएलए की बात की जाती है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सेना है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए पीएलए को आप चीन की सेना नहीं कह सकते। तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया? उसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को बंधक बनाया, जिसे बाद में छोड़ा गया। अभी तक आप क्या सुनते आए थे कि भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया गया, उनके नंबर को लेकर एक कयास लगता रहा। हम आपको अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में ये बता रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने कर्नल को बंधक बनाया और कई चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी, रीढ़ पर प्रहार किया। सांकेतिक तौर पर इसे समझिए, ये चीन का जवाब था हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान चीन की रीढ़ तोड़ने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब इतना गुस्सा था कि जब सीओ को मारा गया, संतोष बाबू की शहादत हुई, तो पलटन इतने गुस्से में थी कि गर्दन तोड़ पराक्रम देखा गया, गुत्थम गुत्था हुई, फेस ऑफ हुआ और बाहुबल दिखाया गया। और वहां पर चीन की सेना की इतनी पिटाई हुई कि 45 से 50 चीनी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। ये भारतीय सेना का चीन पर, ध्यान से सुनिएगा, ना भूतो ना भविष्यति वाला अटैक था, ना हुआ और संभवतः ना आगे ऐसा होगा। ऐतिहासिक ये बर्बरता वाला बदला, भारतीय सेना का ऐसा क्रूर चेहरा बर्बर चीनी सेना पर पहली बार संभवतः, ऐसी पिटाई शायद हुई नहीं कभी चीनी सेना की। हिंदुस्तान को किस लिए जाना जाता है? आज के दिन के लिए, योग दिवस के लिए। तो योग में यकीन रखने वाले भारत का बदला था।
जी हाँ, ये शांति में यकीन रखने वाले भारत का पराक्रम था। ये उस भारत का पराक्रम था जो छोड़ता नहीं, तोड़ता है। और इसीलिए हम आपको ये बता देते हैं, हम पूरी खबर को बारीकी से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी इस वक्त जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, लेकिन उनका हम रुख करें उससे पहले ये गौरव गाथा जानना समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आज आपके लिए सेना के पराक्रम पर गर्व करने का दिन है, इसलिए देशहित का ये विशेषांक हम आपके लिए लेकर आए। आज गर्व कीजिए और सलाम करिए अपनी सेना को। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत की खबर आई तो पूरे देश में मातम फैल गया। बदला हुआ भारत इतिहास बदलना जानता है। बदला हुआ भारत दुश्मन की गर्दन तोड़ देता है। नया हिंदुस्तान दुश्मन से बर्बरता से बदला लेता है। हिंदुस्तान ने चीन को बता दिया कि गलवान में भारत ही बलवान है। ये अब सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सबक चीन को भी मिल चुका है और दुनिया भी देख रही है कि शांति प्रिय भारत अशांति फैलाने वालों को किस तरह सबक सिखाता है। गांधी का भारत हमेशा से ये मानता है कि अत्याचार सहना अत्याचार करने जितना ही बड़ा अपराध है। इसीलिए भारत ने अब चीन के अतिक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके लिए आपको गलवान में भारत के पूरे पराक्रम को समझना होगा। चीन के साथ सीमा विवाद पर अब तक आपकी जानकारी बस इतनी होगी कि 15 जून को भारतीय सेना की 16वीं बिहार रेजिमेंट पर हमला चीन के सैनिकों ने किया। बिहार रेजिमेंट पर हमले की खबर यूनिट लोकेशन को मिली तो कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू चीनियों से बात करने के लिए गए। चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू पर धोखे से हमला किया। फिर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों की शहादत की खबर मिली। हम चीन के सामने खड़े होके उसको धिट प्रत्युत्तर देने का अभी ये प्रस्ताव उसके सामने रखे हुए हमें कोई संदेह नहीं है। ये संकेत है कि हम चीन को समझा रहे हैं कि तुम अपने जगह खाली करो और पीछे हट जाओ, जहां स्टेटस को तो उसको मेंटेन करो। अब यहां सवाल ये उठता है, जब चीन के सैनिकों ने हमला किया तो क्या भारत के शूरवीरों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया? आप जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या भारतीय सेना के जाबाजों ने चीन को इस गुस्ताखी का जवाब दिया। आपके मन में यह सवाल भी उठा होगा कि यह जवाब किस तरह से दिया गया और भारत का पराक्रम चीन के होश उड़ाने वाला क्यों है। तो अब उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जी न्यूज आपको गलवान में भारतीय सेना की पूरी पराक्रम गाथा के बारे में एक जानकारी देगा। चीन की सेना को 1962 की तरह इस बार भी शायद ये भरोसा रहा होगा कि भारतीय सैनिक जवाब नहीं देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। सूत्रों के मुताबिक नए भारत के शूरवीरों ने चीन की हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर मिलते ही बिहार रेजिमेंट और वहां तैनात दूसरे सैनिक भी गलवान घाटी पहुंच गए। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को बंधक बना लिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन के कर्नल को पकड़ लिया था। बाद में भारत चीन के बीच बातचीत के बाद बंधक चीनी कर्नल को छोड़ा गया।
भारतीय सेना के शौर्य को एक बार फिर से साबित करती है। लद्दाख के उन्हीं मैदानों में जहां 1962 में रेजांगला और चुशूल में लड़ाइयां लड़ी गई थी, पेंगोंग त्सो में लड़ाइयां लड़ी गई थी, उसी तरह से एक लड़ाई 15 और 16 जून की दरमियानी रात लड़ी गई है। अभी उस बात को एक हफ्ता भी नहीं बीता है। कुछ दिनों बाद मुझे पूरा भरोसा है कि लड़ाई सैनिक इतिहास में एक शानदार जगह हासिल करेगी और बहुत ही गर्व से इसे भारतीय सेना और पूरा भारत देश याद करेगा। 15 तारीख को वहां पर मीटिंग चल रही थी। 6 जून को दरअसल जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद यह तय हुआ था कि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होगी और भारत और चीनी सैनिक दोनों ही अपनी अपनी जगहों से पीछे हटेंगे ताकि ये तनाव कम हो सके। उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी हटाया जाएगा जिन पर विवाद हुआ और जिनको हटाया जाना इस एग्रीमेंट में तय हुआ था। चीन की फितरत में हमेशा से धोखा रहा है और इस बार भी चीन ने अपनी पुरानी नीति और नीयत दिखाई, लेकिन भारत के जांबाज इस बार तैयार थे और चीन को उसकी हर हिमाकत की कीमत चुकानी पड़ी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया। बहुत बड़ी खबर है देश हित में। एक तो ये कि हमने बंधक बनाया था चीनी सैनिकों को, चीनी सेना के अफसर, कर्नल रैंक के अफसर को हमने बंधक बनाया था। नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 2, 45 से 50 चीनी सैनिकों को हमने, हमारी भारतीय सेना ने जो मारते मारते शहीद हुए, हमने 45 से 50 को बुरी तरह से मारा। अब इस वक्त हमारे साथ सेना में उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत सिंह जी, मेरे जहन में बस एक सवाल आ रहा है मुझे तो, अब इतनी अगर मतलब गर्दन तोड़ पराक्रम हमने देखा, हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी, ये सारी चीजें हुई गुत्थम गुत्था में, फेस ऑफ में, ये तो तभी होता है जब कोई लग रहा है कि जिस तरह सीओ को अगर मारा गया या सीओ शहीद हुए तो पूरी पलटन में इतना गुस्सा आ जाता है। मतलब इतना गुस्सा, मैं तो कह रहा हूं फादरली फिगर, तो वही गुस्सा था कि बिना बंदूक भी नहीं चली और 50 मार दिए हमने। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखिए, ये जो इन्फेंट्री बटालियन होती है, ये जो पलटन होती है, ये अलग ही परिवार होता है और इस परिवार का जो मुखिया है, कमांडिंग ऑफिसर, उसको हम अपनी लैंग्वेज में, मिलिट्री लैंग्वेज में टाइगर बोलते हैं और वो पूरे पलटन के लिए, पूरे परिवार के लिए पिता और भगवान की तरह होता है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो बिहार रेजिमेंट है, ये जो वीर बिहारी हैं, इनकी जो कंपोजिशन है, इसके अंदर में बिहार, उत्तराखंड और इस जगह के हैं और ट्राइबल भी हैं इसके अंदर में। और इन जवानों को, जहां किसी भी इन्फेंट्री बटालियन को जब पता लगता है कि हमारे सीओ साहब को किसी ने चैलेंज किया है, अगर सीओ साहब की तरफ कोई आंख भी उठाएगा, उंगली भी करेगा, तब भी उसकी उंगली तोड़ देते हैं। इनफैक्ट ये जो स्थिति थी 15 जून की, जो वहां हुआ, जो चाइना और पीएलए ने धोखा दिया, जो विश्वासघात किया, जो लक्ष्मण रेखा को उन्होंने लांगा है और जो उस रात को हुआ है, उसके बाद तो बांध टूट गया। उसके बाद में जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की याद में उन्होंने एकदम रुकते नहीं है। फिर अंदर क्या आग लगती है। मैं तो एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूं, पूरा जिंदगी इसी नशे के अंदर में गुजारी है जिंदगी। अगर मेरे कमांडिंग ऑफिसर को कोई बोलेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ये इस प्रकार से एक होता है। और उसके बाद में जो आपने कहा 3 मीडियम रेजिमेंट, जो उनके लोग आए, उन्होंने भी निश्चय कर अपनी जीत करो। और जो उन्होंने किया, आने के बाद में जो चाइना के कर्नल साहब को पकड़ा, कस्टडी में रखा और 7 जवानों की जो पीएलए, एक्चुअली तो उनको जवान भी नहीं कह सकते हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के फौज है, उसको जवान कहना भी गलत है, क्योंकि ना तो उसमें वो मर्यादा है, ना उसका काम करने का ढंग एक फौजी का है। पीएलए को तो फौजी भी नहीं कहा जा सकता है। जनरल गुरमीत, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू विद योर परमिशन सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो पीएलए से, अब आप फौजी और जवान उनके लिए यूज नहीं करना चाहते, जो पीएलए के पर्सनल थे, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो एक
हथियार से सुसज्जित पर्सनल खड़ा किया। मैं आप इसको ऐसे यूज करती हूं क्योंकि मुझे भी इस बात से आपत्ति है कि पीएलए को हम चीन की सेना नहीं बोल सकते और उन्हें सोल्जर भी नहीं बोल सकते जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इन्हें ना परंपरा के बारे में पता था, इन्हें ना उस टेरेन को लेकर पूरी जानकारी थी और ना ही इन्हें एसओपीज के बारे में पता था। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, मैं 2012 में एक मिलिट्री डेलीगेशन लेके गया था शंघाई, बीजिंग और शिनजियांग, और शिनजियांग में मैंने विजिट किया था और वहां पे उनकी जो मोटराइज पलटन है उसमें मैंने विजिट किया और वहां जाके बारीकी से देखा था। मैं तो इनको बहुत बारीकी से जानता हूं। मेरी नजर में पीएलए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की फौज है। इन्होंने जिंदगी के अंदर में सिर्फ अपने लोगों को ही मारा है, अपनी जनता को ही मारा है। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो इनके पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं पीएलए की, वो सिर्फ यही है कि तियानमेन स्क्वायर में इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर में टैंक लेके चढ़ गए, तिब्बत में, शिनजियांग में, हांगकांग में। इनफैक्ट इनका तो काम करने का ही ढंग यही है, डराना है। ये फौजी नहीं है। और उसी विजिट के अंदर में जब मैं शिनजियांग में था तो उनके एक जनरल साहब ने मेरे को पूछा कि आपके जब जवान हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या मांगते हैं। तो मेरे को तो बहुत हैरानी हुई कि ये जनरल साहब मेरे से क्या पूछ रहे हैं चाइना के। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा विस्तार में बताइए। तो उन्होंने बोला कि उनके जो पीएलए के हैं वो कहते हैं कि अगर हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन और एयर कंडीशनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। वो तो एक सोल्जर भी नहीं है। और हमारी तरफ देखिए, हमारे राष्ट्र और समाज ने जो हमको एक वरदान दिया हुआ है एक सोल्जर के रूप में, उसको सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, उसको सिर्फ राष्ट्र प्रेम चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी। और ये जो पीएलए है ये इतना डरपोक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 की बात है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स साउथ सूडान, जगह का नाम जूबा, और टाइम था जुलाई 2015। यूएन में जब भेजते हैं कोई भी देश तो सिलेक्टेड यूनिट को भेजते हैं, सिलेक्टेड बंदों को भेजते हैं। तो ये वहां पर थे। तो एक दिन साउथ सूडान के अंदर में रेबल्स ने हमला कर दिया और चीनी जो पीएलए के थे वहां से भाग गए, अपने हथियार छोड़ के भाग गए। ये है उनका स्टैंडर्ड, ये है उनका काम करने का तरीका। 4 दशक पहले तो हार ही गए थे ना सर 4 दशक पहले तो हार ही गए थे। अच्छा सर, एक सवाल से। अच्छा सर, एक और सवाल, मतलब जैसे पिटाई हुई है चीनी सेना की, जैसे पिटाई करी है भारतीय सेना ने, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, जैसे पिटाई हुई है, दोबारा तो हिम्मत या हिमाकत नहीं करेगा चीन अब? देखिए, ऐसी बात है कि चाइना और पीएलए ने एक लक्ष्मण रेखा पार की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस वीर जवानों में हमारी सेना के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं। और एक बात याद रखनी चाहिए कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी रिस्पांस दिया नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन्होंने उकसाया है उसको जवाब दिया जाएगा और जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। और ये बात बिल्कुल सबके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि इस चीज का बदला अवश्य लिया जाएगा। और ये बात रही पीएलए की और उस रात की 15-16 की रात, ये इतिहास में एक अलग ही अपना रूप बनाएगी कि किस प्रकार एक सैनिक टोली ने, एक यूनिट ने अपने ऊपर में कंट्रोल रखते हुए अपने गुस्से को, अपना जो शौर्य, शक्ति और साहस को उन्होंने एक रूप दिया। देखिए, ये हिस्टोरिक मोमेंट है सर, बार बार हम अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है, ये सेना का पराक्रम, शौर्य, इसे महसूस कीजिए। जी न्यूज आप तक ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पहुंचा रहा है। और जो जनरल गुरमीत अभी कह रहे थे, हिंदुस्तान में माँ एक बेटे को खो देती है तो कहती है मैं अपने दूसरे बेटे को भेजूंगी। चीन में वो गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि वहां पे बच्चा ही एक होता है। चलिए, चीन वैसे तो भारत की सीमा में कई बार घुस आया है, पहले भी आया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव गहराता रहा है। लेकिन इस बार क्या अलग है? इस बार ये अलग है कि भारत ने चीन की हर साजिश का बदला लिया है। मानो 70 सालों से सहते सहते भारत के धैर्य का जवाब दे दिया और 70 सालों में जो कुछ किया चीन ने उसका सूद समेत बदला एक बार में भारत ने 15 जून को गलवान में ले लिया।
जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत की खबर आई तो पूरे देश में मातम फैल गया। पूरे हिंदुस्तान में चीन के खिलाफ गुस्सा था। चीन के सामानों का बहिष्कार करने के लिए आम लोग भी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। ये घाव इतने गहरे थे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को यह भरोसा दिलाना पड़ा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम ने देश को यह भी बताया कि भारतीय सैनिक किस वीरता से चीन की बर्बर फौज से लड़े। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया, लेकिन अब जी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो बता रही है कि गलवान का बदला तो उसी रात हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पूरा कर लिया था। यह बदला कोई मामूली बदला नहीं था, यह अब तक के इतिहास का सबसे बर्बर बदला था। चीन को हर बार की तरह इस बार भी लगा कि वो धीरे धीरे एलएसी के नजदीक बढ़ता हुआ भारतीय इलाके में घुसपैठ कर लेगा, लेकिन भारत के जाबाजों ने इस बार चीन को एलएसी से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ने लगा और दोनों देश बातचीत की टेबल तक पहुंचे। 15 तारीख को भी लोकल कमांडर स्तर पर बातचीत हुई, यानी कमांडिंग ऑफिसर्स के बीच में बातचीत हुई और यह तय हुआ कि चीनियों का एक टेंट जो कि एलएसी के ठीक सामने लगा हुआ था और उसको हटाने की बात तय हुई थी, क्योंकि एलएसी में नियम होते हैं कि आप इतनी दूरी तक टेंट लगा सकते हैं, इतनी दूरी तक कोई अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं और इससे इस फलानी दूरी से पास तक आप कोई भी पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत जो अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं तो इतने सालों में भारत और चीन के बीच में, उनके तहत आता है। 16वीं बिहार के कुछ सैनिक शाम को ये देखने गए कि क्या उस चीज का पालन चीन कर रहा है। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उस चीज का पालन चीन नहीं कर रहा है और जब बातचीत हो रही थी तभी चीनियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पर हमले की खबर ने भारतीय सैनिकों के गुस्से को इतना भड़का दिया कि इस बार उन्होंने चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। सिर्फ 16वीं बिहार रेजिमेंट ही नहीं बल्कि आसपास तैनात दूसरे सैनिकों की टुकड़ियां भी उस इलाके में पहुंच गई और फिर दोनों ओर के सैनिकों के बीच टकराव तेज हो गया। खास बात यह भी है सचिन, इस लड़ाई की जो इस लड़ाई को बिल्कुल अलग करेगी वो ये है कि इस लड़ाई में चूंकि नियम है, एग्रीमेंट है, भारतीय सेना अनुशासन से बधी हुई है, इसलिए एक सिंगल राउंड फायर नहीं हुआ, लेकिन बाकी दूसरे हथियार जो भी वहां मौजूद थे, पत्थर या डंडे, उन सब का इस्तेमाल भारतीय सैनिकों ने अपने गुस्से में पूरी तौर पर किया, अपने बचाव के लिए किया। चीनी सैनिकों पर हमला किया, जो कि जिन सैनिकों ने पहले ही धोखे से कमांडिंग अफसर को मारा था और भारतीय सैनिकों पर हमले की। 45 से 50 चीनी सैनिकों के मरने की खबर अब तक अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह तादाद अभी और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे चीनी सैनिक बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। जब लड़ाई हथियार फायर आर्म्स से नहीं होती है तो वो लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। यह लड़ाई डंडों और पत्थरों से लड़ी गई, क्योंकि चीन के सैनिक पहले से ही हमले के लिए तैयार थे। उनके पास खास तरह के डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के हथियार से ही उन पर हमला किया। हम आपको जी न्यूज पर लगातार भारतीय सेना के पराक्रम का एहसास करा रहे हैं, हर डिटेल बारीकी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं और ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और बहुत सारा भ्रमजाल जो सिर्फ चाइना ही नहीं हिंदुस्तान में बैठे लोगों ने भी फैलाया, उसे तोड़ रहे हैं संपूर्ण सत्य दिखाकर। देखिए, जय हिंद की सेना पिछले 4 साल से पाकिस्तान को एक बार नहीं 2 बार अपना पराक्रम दिखा चुकी है। पता होगा आपको, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट। लेकिन चीन इस बात को समझ ही नहीं पाया, उसने बहुत हल्के में ले लिया भारतीय सेना को। वो समझ नहीं पाया कि भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं रह गया है। कहते हैं ना 62 नहीं 2020 वाला भारत है, तो दिखा भी दिया हमने। तो यही बात चाइना को समझ नहीं आई थी। चीन ने लद्दाख के गलवान में भारत के खिलाफ गुस्ताखी की, लेकिन गुस्ताखी के बाद भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों की गर्दन और हड्डियां ही नहीं तोड़ी हैं। आपको ये बता दें, चीन का 70 साल का पुराना घमंड भी चकनाचूर हो चुका है। अच्छा, इस फर्क को भी आप एक बार समझिए, जिसका भी जिक्र आदित्य ने किया था कि भारतीय सेना देश के लिए जान देने से डरती नहीं है। यहां पर शहादत
पर गर्व किया जाता है। यहाँ भारतीय सेना अगर किसी को मौका मिले देश के लिए जान देने के लिए तो वो पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि माँ कहती है एक बेटा मेरा दूसरा बेटा भी। अब चीन के साथ ऐसा नहीं है, वहां शहादत मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पर शहीद वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां अगर एक सैनिक मर जाए, अब 50 मर गए हैं, तो इस वक्त चीन की सेना, चीन में खौफ चल रहा है, चीनी सेना पूरी तरह से सदमे में है, इतनी बुरी पिटाई हुई है। कोई पूछे चीन में क्या चल रहा है तो भारतीय सेना का खौफ चल रहा है इस वक्त चीन में। और चीनी सेना ये भूल गई, फिर से करेक्ट करना चाहिए, पर पीएलए ये भूल गई। चीन की सेना कहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की सेना है, चीनी पीएलए ये भूल गई कि हिंदुस्तान जो है 2020 में 20 साबित होता है उन पर। हिंदुस्तान की सेना ने चीन के खिलाफ रणनीति को और ज्यादा आक्रामक और पैना बनाया है चीन के खिलाफ जमीन पर आर्मी ने। तो समझिए आसमान के लिए भारतीय वायुसेना जो है वो भी लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रही है। थल सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर की तैनाती की गई है। वहीं हिंद महासागर में नौसेना की चौकसी बढ़ गई है। याद दिला दूं, चीन के सामान की सबसे ज्यादा आवाजाही जल मार्ग से होती है। लद्दाख में आईटीबीपी जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि नौसेना ने पूर्वी बेड़े से कई जहाज हिंद महासागर रवाना कर दिए। जम्मू कश्मीर से 15 कंपनी सुरक्षा बल लद्दाख भेजे गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, वायुसेना ने लेह बेस पर शिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। वहीं नौसेना के लिहाज से बात की जाए तो पूर्वी और पश्चिमी कमांड को अलर्ट पर रखा गया है। थल सेना की 30 कंपनी जल्द एलएसी पर भेजी जाएंगी। वायुसेना ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और नौसेना ने निगरानी और चौकसी बढ़ा दी। और इस वक्त हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एसजे ननोटकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मतलब तैयारी पूरी है, सीधी सी बात, तैयारी पूरी है इस वक्त भी? हाँ अमन, जैसे अभी माहौल बना है उसके हिसाब से वायुसेना ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। जैसे कि आपने कहा कि सुखोई 30, मिग-29, जैगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं अपने जगह से, जहां से ज़रूरत पड़ने पर वो कार्रवाई कर देंगे। वैसे ही हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो है चिनूक, उनको डिप्लॉय किया गया है हाई ऑल्टीट्यूड में, और अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है उनको भी तैनात किया है। ये सारी तैयारी करी हुई है और इसका मुआयना परसों एयर चीफ मार्शल राकेश भरदूरिया ने खुद ने लिया है कि क्या वायुसेना की जो डिप्लॉयमेंट है वो सही तरीके से की गई है, तैयारी सही तरीके से है, और अगर ज़रूरत पड़ने पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करा जा सकता है। तो मेरे ख्याल एक ये सिग्नलिंग भी है, सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है, और आगे मेरे ख्याल चीन की कार्रवाई अभी बंद होनी चाहिए इस मामले में, और इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने कदम उठाए। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जिस एज में हम रहते हैं, जिस ईरा में हम रहते हैं, उसमें एयरफोर्स जो है वो अक्सर डेटरेंट का काम करती है। आपको लग रहा है जिस तनाव की तस्वीरें या जिस तनाव से जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं एलएसी पर, उसमें एयरफोर्स का रोल फिलहाल आपको कितना नजर आ रहा है? देखिए, जहां अभी कार्रवाई गलवान में जो कार्रवाई चीन ने करी है उसके हमारे थल सेना ने बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये हम सब जानते हैं। और मेरे ख्याल में इससे चीन को सबसे बड़ा सबक सीखना चाहिए कि अगर इस तरह से वो जो हमारी जो दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जो डिप्लोमेटिक तौर पे हमारी करारें हैं, उन करारों का उन्होंने उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी अभी क्षमता जो है तीनों सेनाओं की, वो 62 के मुकाबले में बहुत ही बदल गई है। हमारे पास ना ही हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स के रूप में हमारे पास अच्छे उनके साथ हथियार भी है, बल्कि हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी
सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस है हमारे पास, जी सर। और उन्हीं ब्रह्मोस को सुखोई 30 पे लगा के 300 किलोमीटर की दूरी पर या उससे ज़्यादा भी जी। उससे कर सकते हैं। और बिल्कुल। सुखोई की रेंज भी हमको सबको पता है, उसकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी है। जी। तो अगर ओवरऑल कैपेबिलिटी देखी जाए तो 1962 के मुकाबले सर, बहुत ही जी सर, मैं आपसे इनफैक्ट कारगिल को लेके भी बात करना चाहती हूँ, जब भारतीय एयरफोर्स ने बहुत क्रूशियल रोल निभाया था। लेकिन इसी बीच हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद सर। आप तो खुद बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। जी न्यूज़ ये जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव चला रहा है, कर्नल संतोष बाबू के आपने क्लोजली देखा है। आज जब ये खबर आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, भारतीय सेना के पास चाइनीज कर्नल बंधक था। भारतीय सेना ने 45 से 50 चाइनीज जो है PLA से, जो पर्सनल है, फौजी नहीं कहूंगी अब मैं उन्हें क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा, उन्हें मार गिराया। क्या फीलिंग आती है आपके अंदर? बहुत फक्र की फीलिंग है, सच बताऊं तो। जिस दिन पहले दिन पता चला जब कि संतोष को इस तरह से वीरगति प्राप्त हुई है, तो बहुत दुख लगा, क्योंकि उस समय बहुत पिक्चर हेजी थी। लेकिन बाद में पता चला, जब जैसे जैसे खबरें आती रही, तो बहुत ही फक्र हुआ उसके ऊपर। मेरा अफसर था वो, हमारी रेजिमेंट का, और बड़े छोटे से घर से आता था, छोटी सी जगह से, कोरकुंडा एक जगह है, वहाँ पे सैनिक स्कूल में शुरू से उसकी बड़ी ललक थी कि वो कुछ करे। तो सैनिक स्कूल कोरकुंडा से वो ग्रेजुएट हुआ। वहाँ के भी बच्चे बताते हैं कि जब वो स्कूल में था तब भी वो, जब वरिड पेरेंट्स होते थे कि बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, तो उनके लिए भी बड़ा वो कामिंग इफेक्ट बनता था। एक बड़ा थरो जेंटलमैन जिसको कहते हैं शुरू से, और उसमें कुछ तर गुजरने की ललक थी। वैसे ये बताते हैं कि ही वॉज प्रोफेशनली वेरी साउंड, बहुत अच्छा था, और गो गेटर एक वर्ड उसका सब लोग यूज करते थे कि ये बड़ा गो गेटर है और कुछ करेगा। और एक ह्यूमन फेस था उसका बहुत, और एक हंगर टू डू समथिंग। तो जैसे वो अभी 6 महीने हुए थे उसको टेक ओवर किए हुए, और उसने इतना अच्छी पकड़ ले ली थी पूरी पलटन की कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे उसको कुछ हुआ तो लोग जूझ पड़े उसके ऊपर। और ये बड़ी स्पिरिटेड बंदा था, प्रोफेशनली वेरी साउंड, ही वाज अ बिग एसेट टू अस। और जिस तरह से उसने कुर्बानी दी है और डबल द एफर्ट, डबल द कैजुअलिटीज करी है, और मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो जैसे जैसे ये सब खबर पता चलती गई, हम लोग सबका सीना फूलता गया रेजिमेंट का। और अब हमें इतना फक्र है कि हमारे लड़कों ने जो कुर्बानी दी वो जाया नहीं गई, डबल द कैजुअलिटी की गई। और उनकी मदर को देखिए, पहले उनकी शादी करीब 2009 में हुई थी जी। संतोष उनकी वाइफ का भी नाम संतोषी है, और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अभिज्ञ और अनिरुद्ध 3 साल का है छोटा बेटा, बड़ी बेटी है 9 साल की। तो उनकी माँ से देखिए, अगर आपने शायद वीडियोस भी देखे होंगे, उनके फादर ने भी बड़े फक्र से कहा कि हमें बहुत फक्र है इस बात के ऊपर, गर्व है कि हमारा बच्चा जो है शहीद हुआ। देश को गर्व है सर, देश को गर्व, पूरे देश को गर्व है सर। मैं बताऊं आपसे, ये जज्बा जो है हम लोग रियलाइज वो करते हैं कि ये, मैंने बहुत कंट्रीज की फौज देखी है। मैं राष्ट्रपति जी का सैन्य सचिव था, तो इसके मैंने बहुत जाते थे टूर्स के ऊपर, देखते थे। UNO में भी जो फौज में देखा गया है, सबको कद्र है इंडियन सोल्जर की, क्योंकि यहाँ पर ही है जो कि फादर और मदर कहते हैं कि मेरा अगर जो एक और बेटा हो तो मैं भी उसको फौज में भेजूंगा। और ये चाइनीज नहीं कह सकते, बिकॉज चाइनीज में है ही एक वन चाइल्ड नो। और वहां पर मैं बता रहा हूँ आपसे, हम लोग चाइना को क्योंकि 62 की वजह से बहुत बड़ा सर एक सवाल मैं आपसे जरूर, थोड़ा सा समय का अभाव था, माफ करिएगा आपको बीच में रोका है। बस एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैं जानता हूँ पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दुख होता है बतौर सैनिक
आपका मोरल पर थोड़ा असर पड़ता है, या किस तरह का असर पड़ता होगा जब ये कहा जाता है कि सैनिकों की गलती थी, वो हथियार नहीं लेके गए तो उन्होंने नहीं चलाई, रात में गए, इंटेलिजेंस फेलियर, उन्होंने तो शहादत दी ना। जो पॉलिटिक्स होती है, शहादत पर सियासत। सर देखिए, मैं आपसे बताता हूँ क्या होता है। बोलिए सर। कि जब हम हथियार लेके भी जाते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं तो कहा जाता है कि भाई ये मार्टियर है। और इस स्थिति में जबकि एक धोखा दिया गया, एक मतलब इतना घिनौना और क्या कहूँ, अनसोल्जरली, बस एक हमारे पार्लियामेंट्स में एक यही वर्ड है कि अगर जो कोई अनसोल्जरली अटैक भी किया और उसके बावजूद उनको जवाब दिया, जो कह रहे हैं कि फायर क्यों नहीं किया, फायर क्यों नहीं किया, आप ये बताइए कि चाइनीज ने क्यों नहीं फायर किया जो इतने बदतमीज थे? क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्म है, 2000 एक ट्रीटी है, उससे चल रहा है। आप देखते हैं कितने डोकलाम भी इंसिडेंट हुआ, चूमर का इंसिडेंट हुआ, उसमें लोग सिर्फ धक्का मारते। ये एक नॉर्म है वहां पे। आप हाथ से भी नहीं किसी को पकड़ सकते हैं, तो हाथ पीछे करके धक्का मारते हैं, ये एक नॉर्म है। लेकिन अगर जो कोई इस तरह से बदतमीजी कर जाए तो मैं मानता हूं कि उस बदतमीजी का जवाब जरूर होना चाहिए आपके पास। आपने जिस तरीके से जवाब दिया है ना सर, हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग जो पूछ रहे थे हथियार क्यों नहीं थे, हथियार चलाए क्यों नहीं, ये एक सोल्जर का जवाब है। और वो सवाल जो है ना, अगर सर के ही लफ्जों का इस्तेमाल करूं अमन, तो बहुत अनसोल्जरली सवाल है अपनी सेना से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, लेफ्टिनेंट जनरल आप हमारे साथ जुड़े, AK बख्शी जी, और साथ ही हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड SJ ननोदकर साहब भी जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग खबरें आप लगातार सुन रहे थे, लेकिन जी न्यूज में देश हित के माध्यम से हमने पूर्ण सत्य जाना। गलवान में 15 जून को आखिर हुआ क्या था, किस तरह से चीन की सेना का एक कर्नल हमारे कब्जे में था, और साथ ही हमने 45 से 50 चीन के सैनिकों को मार डाला है। तो भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव लगातार जी न्यूज पर। देश हित पराक्रम विशेषांक में फिलहाल इतना ही।